सोचिए जरा एक ऐसे समय के बारे में जब इतिहास लिखा नहीं जाता था बल्कि गाया जाता था। ये कहानी है 1500 से 600 ईसा पूर्व के भारत की, जहां ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी सिर्फ यादों में जिंदा रहा। तो आइए वैदिक युग की इस अनोखी दास्तां में चलते हैं और देखते हैं कि कैसे बस एक धातु ने एक पूरी की पूरी सभ्यता को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। देखिए, सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस दौर के जो सबसे अहम ग्रंथ हैं, वेद, वो सदियों तक कागज पर उतरे ही नहीं। इन्हें कंठस्थ किया जाता था। हर एक शब्द, हर एक श्लोक को गुरु से शिष्य तक पहुंचाया जाता था। मतलब हजारों सालों तक ये सारा का सारा ज्ञान केवल इंसानी याददाश्त में जिंदा था। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं इसके पहले अध्याय से। प्रारंभिक वैदिक विश्व। ये समय था लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व का। एक ऐसा युग जिसे कवियों और पशुपालकों ने अपनी एक अलग ही पहचान दी थी। मगर आगे बढ़ने से पहले एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। आखिर ये लोग थे कौन जिन्हें हम वैदिक लोग कहते हैं? सच कहूं तो ये भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। एक ऐसा सवाल जिस पर विद्वान आज भी एकमत नहीं है। अब देखिए, इस पहेली को सुलझाने के लिए ना दो मुख्य थ्योरीज हैं। पहली थ्योरी कहती है कि ये लोग मध्य एशिया से आए थे और इसका सबूत भाषाओं में मिलता है। संस्कृत, लैटिन और ग्रीक जैसी भाषाओं में गजब की समानताएं हैं। वहीं दूसरी थ्योरी ये कहती है कि ये लोग यहीं के थे और उनकी जड़ें महान सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी हुई थी। खैर, उनकी शुरुआत की बहस तो अपनी जगह है, पर हम ये जरूर जानते हैं कि शुरुआती वैदिक लोग भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में आकर बसे थे। इस इलाके को सप्त सिंधु कहा जाता था, यानी 7 नदियों की पवित्र भूमि। तो यहाँ की जिंदगी थी कैसी? सोचिए, ये लोग एक जगह टिक कर नहीं रहते थे। उनकी पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था गाय के इर्द गिर्द घूमती थी, जिसे गो कहते थे। यहाँ अमीर वो नहीं था जिसके पास जमीन हो, बल्कि वो था जिसके पास सबसे ज्यादा मवेशियों का झुंड हो। लोग जन यानी कबीलों में रहते थे और खेतीबाड़ी बस नाम मात्र की थी, जिसमें मुख्य रूप से यव यानी जौ उगाया जाता था। और पता है, ऋग्वेद का एक श्लोक है जो उस दौर के समाज की कितनी खूबसूरत तस्वीर दिखाता है। मैं एक कवि हूँ, मेरे पिता एक वैद्य हैं और मेरी माँ अनाज पीसती हैं। इससे ये पता चलता है कि समाज कितना खुला और लचीला था। किसी का काम उसके जन्म से नहीं बल्कि उसकी काबिलियत से तय होता था। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा जबरदस्त मोड़ आया। एक ऐसी खोज हुई जिसने आने वाले समय की पूरी तस्वीर ही बदल दी। ये तारीख थी करीब 1000 ईसा पूर्व। बस यही वो पल था जिसने वैदिक युग के इतिहास की धारा ही मोड़ दी। हुआ ये कि लोगों ने आयस नाम की एक बहुत ही मजबूत धातु का इस्तेमाल करना सीख लिया था, और ये था लोहा। ये पहले इस्तेमाल होने वाली धातुओं से कहीं ज्यादा मजबूत था। अब लोहे की कुल्हाड़ियों से घने जंगलों को काटना और लोहे के हल से कठोर जमीन को जोतना मुमकिन हो गया था। ये एक सच्ची क्रांति थी। और इन जबरदस्त औजारों ने ना एक नया दरवाजा खोल दिया। अब इंसान उस इलाके में जा सकता था जहां पहले जाना लगभग नामुमकिन था। गंगा के विशाल और उपजाऊ मैदान जो उस समय बहुत घने जंगलों से ढके हुए थे। और बस यहीं से शुरू होता है उत्तर वैदिक काल का दौर। लोहे और खेती पर आधारित इस नए समाज ने एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था बनाई जो पहले से बिल्कुल अलग थी। अब लोगों का जो झुकाव था वो पूर्व की ओर हो गया। वे गंगा के मैदानों में बसने लगे और धीरे धीरे छोटे छोटे कबीलों की जगह अब बड़े बड़े क्षेत्रीय राज्यों ने ले ली थी। तो ये बदलाव आखिर कितना बड़ा था? देखिए, समाज ना पूरी तरह से बदल गया। अर्थव्यवस्था पशुपालन से हटकर खेती पर आधारित हो गई। राजनीति कबीलों यानी जन से निकलकर राज्यों यानी जनपद में स्थापित हो गई। और जो समाज पहले घुमंतु और लचीला हुआ करता था, अब वो एक जगह बसने वाला और कठोर नियमों वाला बन गया। और इसी नए समाज में वर्ण व्यवस्था की नींव पड़ी। समाज को काम के आधार पर 4 मुख्य समूहों में बांटा गया। ब्राह्मण यानी पुजारी और विद्वान, क्षत्रिय यानी योद्धा और शासक, वैश्य यानी किसान और व्यापारी, और शूद्र यानी सेवा प्रदाता। ये व्यवस्था धीरे धीरे जन्म पर आधारित होती जा रही थी और पहले के समय से कहीं ज्यादा कठोर थी।
सत्ता का जो केंद्र था वो भी बदल गया। अब राजा का बेटा ही राजा बनता था। कबीले की जो आम सभाएं थीं उनका महत्व कम हो गया और राजा अपनी शक्ति दिखाने के लिए अश्वमेध जैसे बड़े बड़े भव्य यज्ञ करने लगे। इसी दौर में एक और बड़ा सामाजिक बदलाव आया। महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई और उन्हें राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन से दूर कर दिया गया। तो इन सारे बदलावों का आखिर मतलब क्या है? इस युग ने हमें विरासत में क्या दिया? चलिए इसको समझते हैं। तो पूरी कहानी को अगर संक्षेप में देखें तो करीब 900 सालों के अंदर सप्त सिंधु के पशुपालक कबीलों का समाज लोहे की शक्ति से गंगा के मैदानों में बसे शक्तिशाली कृषि राज्यों में तब्दील हो गया। लेकिन ये बदलाव सिर्फ जमीन या राजनीति का नहीं था, नहीं, ये विचारों का भी था। इसी युग में उपनिषदों के गहरे दर्शन ने जन्म लिया और उन सामाजिक ढांचों की नींव रखी गई जिन्होंने आने वाली सदियों तक भारतीय सभ्यता को आकार दिया। और आखिर में ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है। ये कैसे संभव है कि 3000 साल पहले बने विचार और सामाजिक नियम आज भी एक आधुनिक सभ्यता के भविष्य को इस तरह प्रभावित कर सकते हैं?